उस दिन एक बुजुर्ग जो कचरा बीनते थे हमेशा की तरह बोतलें इकट्ठा करने निकले, लेकिन आज उन्होंने देखा कि पास की नाली में एक सूटकेस पड़ा है। बुजुर्ग खुशी से आगे बढ़े, सोचते हुए कि उन्होंने कोई खजाना खोज लिया है, और तुरंत जिप खोल दी। अचानक अगले ही पल बुजुर्ग लगभग डर से बेहोश हो गए, क्योंकि अंदर एक नग्न महिला की लाश छिपी हुई थी। इसके बाद पुलिस को बुजुर्ग की रिपोर्ट मिली और फॉरेंसिक विशेषज्ञ ने लाश की जांच के बाद पाया कि मृतक का चेहरा बुरी तरह से बिगाड़ा गया था और पेट में एक गहरी चाकू की चोट थी। लेकिन फॉरेंसिक विशेषज्ञ को यह अजीब लगा कि महिला के शरीर पर कोई यौन उत्पीड़न के निशान नहीं थे। ऐसा लगता है कि हत्यारे ने महिला की पहचान छिपाने के लिए उसका चेहरा बिगाड़ा और कपड़े हटा दिए। लाश की सड़न की स्थिति के आधार पर फॉरेंसिक विशेषज्ञ ने अनुमान लगाया कि मृतक को यहाँ कम से कम 2 दिन पहले फेंका गया था। कप्तान चेन ने चारों ओर देखा और पास के झाड़ियों में एक खींचने के निशान पाए। पुलिस ने आसपास से एक पुरुष के जूते का निशान भी पाया, जिससे चेन को शक हुआ कि यह हत्यारे द्वारा छोड़ा गया हो सकता है। पुलिस स्टेशन लौटने के बाद फॉरेंसिक विशेषज्ञ ने तुरंत लाश की पूरी जांच की। पुष्टि हुई कि मृतक के पेट की चोट ने पूरे आंतरिक अंगों और महत्वपूर्ण अंगों को छेद दिया था, जिससे महिला की तेजी से खून की कमी हुई। लाश के परिवर्तन के आधार पर फॉरेंसिक विशेषज्ञ ने अनुमान लगाया कि महिला की मृत्यु लगभग 3 दिन पहले रात में हुई थी, यानी इस महीने की 8 तारीख को। मृतक का चेहरा हत्यारे द्वारा बुरी तरह से बिगाड़ा गया था, इसलिए उसकी पहचान स्कैनिंग से नहीं की जा सकी। पुलिस अधिकारी अयान ने मृतक के बालों और नाखूनों में कुछ मिट्टी के तत्व पाए, जो एक निर्माण स्थल की नदी की रेत थी। इससे यह अनुमान लगाया गया कि मृतक ने जीवन में कभी निर्माण स्थल जैसी जगह पर गई थी। इसके अलावा पुलिस ने उस जूते के निशान की तुलना की। हालांकि डेटाबेस में कोई समानता नहीं मिली, लेकिन जांच के दौरान पाया कि उस पर छोड़ी गई डिजाइन बहुत विशेष थी और सामान्य जूतों से बिल्कुल अलग थी। यह एक उच्च गुणवत्ता वाले जूते की दुकान से था और इसकी कीमत आम आदमी के लिए सहन करने योग्य नहीं थी। इसलिए चेन ने सोचा कि घटनास्थल पर मौजूद व्यक्ति शायद एक उच्च सामाजिक स्थिति वाला व्यक्ति था। इसी समय बीजे ग्रुप के मजदूरों के पैसे न देने की खबर ने चर्चा छेड़ दी। जब पुलिस टीम के प्रमुख जियान होंगजी ने जाँच की तो उन्होंने पाया कि उनके जूते का ब्रांड वही था जो वे खोज रहे थे, और विशेष दुकान से ये भी पता चला कि जियान होंगजी उनके नियमित ग्राहक थे। मृतक के शरीर पर मिली नदी की रेत भी निर्माण स्थल से संबंधित थी। टीम के नेता ने अनुमान लगाया कि क्या जियान होंगजी वही व्यक्ति हो सकते हैं जो घटनास्थल पर मौजूद थे। पीड़ित की पहचान जल्द से जल्द सुनिश्चित करने के लिए चेन तुरंत जियान होंगजी की कंपनी पहुंचे। जब कर्मचारियों को पता चला कि पुलिस लापता व्यक्तियों की जांच कर रही है तो उन्होंने जानकारी दी कि उनके मैनेजर किन होंग 3 दिन पहले अचानक गायब हो गए थे। क्योंकि वह आमतौर पर वेतन खातों का प्रबंधन करते थे, इसलिए इन दिनों वेतन नहीं मिलने के कारण वे किन होंग की गतिविधियों पर ध्यान दे रहे थे। चेन को ये जानकारी मिलने के बाद उन्होंने तुरंत जियान होंगजी से किन होंग के ठिकाने के बारे में पूछा, लेकिन जियान होंगजी ने कुछ उलझन में कहा कि वह भी इन दिनों किन होंग के ठिकाने के बारे में पूछताछ कर रहे थे, क्योंकि उनके साथ कंपनी के खाते से पूरे 10 अरब भी गायब हो गए थे, और यह भी अप्रत्यक्ष रूप से मजदूरों के पैसे न देने की खबर का कारण बना। जब अयान ने किन होंग के कार्यालय की जाँच करने की बात कही तो जियान होंगजी ने अचानक कहा कि वहाँ कुछ नहीं है और पुलिस को कहीं और जाँच करनी चाहिए। लेकिन उनका यह अजीब व्यवहार तुरंत अयान के संदेह को बढ़ा गया और उन्होंने देखा कि जियान होंगजी की मेज पर उनकी और किन होंग की एक तस्वीर थी। दोनों के बीच का व्यवहार बहुत ही घनिष्ठ था, इसलिए अयान को लगता है कि जियान होंगजी कुछ छुपा रही है। बाद में पुलिस के जोर देने पर उन्होंने चिन होंग के कार्यस्थल की जांच की। कोने में एक लाल रंग का पानी का गिलास मिला, जिसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया। फॉरेंसिक विशेषज्ञ ने गिलास पर मिले जीन को मृतक के जीन से मिलाया और परिणाम वही था जिसकी उम्मीद थी। मृतक वही थी जो 3 दिन पहले गायब हुई थी, चिन होंग। इसके बाद खबर सुनकर चिन होंग के माता पिता भी पहुंचे। अपनी बेटी की दर्दनाक मौत देखकर वे बहुत दुखी हो गए। जिंग युआन को अपनी मां से पता चला कि उनकी बेटी कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद से शहर में ही काम कर रही थी। दूरी के कारण वे आमतौर पर चिन होंग के निजी जीवन पर ध्यान नहीं देते थे, और यही कारण था कि उसके गायब होने के बाद किसी ने रिपोर्ट नहीं की। हालांकि मां को एक अजीब बात याद आई। उन्होंने कहा कि वास्तव में चिन होंग का यहाँ का जीवन अच्छा नहीं था, क्योंकि वो अक्सर कंपनी की शिकायत करते हुए फोन करती थी और यहाँ तक कि एक बार नौकरी छोड़ने का विचार भी किया था। मां ने जिंग युआन को बहुत गंभीरता से बताया कि उनकी बेटी बचपन से ही ईमानदार और सरल थी, इसलिए वो निश्चित रूप से फंड का दुरुपयोग नहीं कर सकती। यहाँ ओल्ड चेन ने चिन होंग के कमरे की तलाशी ली। बिस्तर के नीचे एक लैपटॉप मिला, लेकिन इसके अलावा कोई अन्य उपयोगी सुराग नहीं मिला। दूसरी ओर जिंग युआन के साथी ने होंगजी की जांच की। आश्चर्यजनक रूप से पता चला कि 8 तारीख की रात वो एक रेस्तरां में कुछ पुरुषों के साथ शराब पी रही थी। बीच में केवल 10 मिनट के लिए बाथरूम गई थी और निगरानी क्षेत्र से बाहर नहीं गई थी। मृतक के शव को फेंकने का स्थान भी रेस्तरां से दूर था, इसलिए उसके पास अपराध करने का समय नहीं था। पुराने चेन ने हैरानी से पूछा कि अगर जियान होंगजी हत्यारा नहीं है तो घटनास्थल पर छोड़ा गया वो पुरुष पश्चिम किसका हो सकता है, और क्या खोई हुई वो बड़ी रकम का किन होंग से कोई संबंध है। जब पुराने चेन सोच रहे थे तो जिंग युआन मृतक के घर की जांच रिपोर्ट लेकर आए। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि किन होंग कोई शरीफ इंसान नहीं है, क्योंकि पुलिस ने उसकी चादरों पर 5 अलग अलग पुरुषों के जीन तत्व पाए और तुलना के बाद पुष्टि की कि इन लोगों में से जेन हाई और वू फैंग के अलावा अन्य 3 भी जियान होंगजी के ग्राहक थे। इससे ये स्पष्ट होता है कि किन होंग और उनके बीच कुछ अवैध लेन देन हो सकता है। सुराग मिलने के बाद जिंग युआन ने तुरंत पहले व्यक्ति जेन हाई से पूछताछ की और उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि वो अभी तक किन होंग की हत्या की खबर से अनजान थे। जेन हाई ने थोड़ी घबराहट में कहा कि वास्तव में वो और किन होंग एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, वो तो बस परियोजना को बढ़ावा देने के लिए सामने आए थे। इसके बाद पुराने चेन ने अन्य तीनों की एक एक करके जांच की। उन्होंने
पाया कि 8 तारीख को उनके पास अपने अपने एलिबाई थे, लेकिन जब पुलिस ने आखिरी व्यक्ति वू फैंग की जांच की तो उन्होंने एक अजीब बात बताई। उन्होंने कहा कि मृतक किन होंग नहीं हो सकती क्योंकि उन्होंने 9 तारीख की रात को उसे देखा था। उस समय वू फैंग साइट से लौट रहे थे और उन्होंने देखा कि किन होंग सफेद कपड़ों में पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसकी अजीब मुस्कान ने वू फैंग को डरा दिया। किन होंग ने उनसे कहा कि जियान होंगजी के कंप्यूटर की जांच करनी चाहिए और फिर बिना जवाब का इंतजार किए चली गई। उसकी गवाही की पुष्टि के लिए पुलिस ने साइट के गेट की निगरानी की जांच की और पाया कि उस रात एक सफेद कपड़े पहने महिला वहां थी जो किन होंग की तरह दिखती थी, लेकिन पेड़ों की पत्तियों के कारण पुलिस उसका चेहरा नहीं देख पाई। हालांकि फॉरेंसिक टीम ने फिर से जांच की और तुलना के बाद पुष्टि की कि मृतक किन होंग ही थी, इसलिए उन्होंने अनुमान लगाया कि कोई जानबूझकर मृतक का रूप धारण कर वू फैंग को संदेश देने आया था। लगता है कि जियान होंगजी के कंप्यूटर में कुछ गुप्त रहस्य है। इसके बाद तकनीकी टीम ने नेटवर्क के माध्यम से जियान होंगजी के कार्यालय से सफलतापूर्वक संपर्क किया। सेगमेंट 1। आज सुबह अचानक पता चला कि उन्होंने जिस जेन हाई से पूछताछ की थी वो घबराहट में जियान होंगजी से मिलने गया था। उनकी बातचीत से ये भी पता चला कि वे लगातार माफ करना किन होंग और भूत जैसी बातें कर रहे थे। इससे लगता है कि जेन हाई ने पुलिस से झूठ बोला था। स्थिति को गंभीर मानते हुए ओल्ड चेन तुरंत उसे गिरफ्तार करने के लिए उसके घर गया, लेकिन जैसे ही वह नीचे पहुंचा उन्होंने पाया कि कुछ मिनट पहले ही जेन हाई ने घर से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। फोरेंसिक जांच के बाद हत्या की संभावना को खारिज कर दिया गया। अयान ने मृतक के घर की जांच के दौरान पाया कि घर में अजीबोगरीब ताबीज चिपके हुए थे और वहां की सीडी में डरावने गाने चल रहे थे। जिन युआन ने अलमारी में खून से सनी एक लाल ड्रेस भी पाई। ये सब संकेत देते हैं कि जेन हाई शायद किसी चीज से डरकर कूद गया था। ओल्ड चेन को शक है कि कोई जानबूझकर डरावनी चीजें वहां रख रहा था। सेगमेंट 2। पास खड़े अयान को याद आया कि जेन हाई ने जियान होंगजी को भूतों से डरने की बात बताई थी। हो सकता है कि उसने इस बात का फायदा उठाकर जेन हाई को डराया हो। जिन युआन ने जियान होंगजी की अलिबी की दोबारा जांच की और पाया कि उसने होटल की सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ की थी, जिससे पुलिस को गुमराह किया जा सके। पुख्ता सबूत मिलने के बाद अयान ने उसे तुरंत पूछताछ कक्ष में ले जाया। उसके कंप्यूटर की जांच के दौरान पुलिस को टैक्स चोरी और फंड के गबन के कई रिकॉर्ड मिले, जिसमें कंपनी के खाते से गायब 10 अरब भी शामिल थे। ऐसा लगता है कि जियान होंगजी ने किन होंग की मौत का फायदा उठाकर अपने अपराधों को छुपाया। सबूतों के सामने जियान होंगजी ने सच उगल दिया। उसने कहा कि यह सब जेन हाई के दबाव में किया गया था। 2 साल पहले जेन हाई ने अपनी पत्नी से छुपाकर किन होंग के साथ संबंध बनाए थे। सेगमेंट 3। दरअसल वे दोनों जानते थे कि किन होंग जैसी महिला के साथ वो सिर्फ खेल रहा था और शादी के लिए कभी राजी नहीं होगी। 8 तारीख की रात जब जेन हाई की पत्नी को ये पता चला तो उसने तलाक की मांग की। जेन हाई ने उसे शांत करने के लिए किन होंग से ब्रेकअप करने का फैसला किया, लेकिन किन होंग ने चाकू निकालकर उसे धमकाया और कहा कि वो सब कुछ उसकी पत्नी को बता देगी। घबराहट में चाकू छीनने की कोशिश में जेन हाई ने गलती से चाकू किन होंग के पेट में घोंप दिया। उसकी मौत के बाद जेन हाई ने जियान होंगजी को ब्लैकमेल करने का सोचा। उन्होंने मिलकर किन होंग की लाश को नंगा कर उसका चेहरा बिगाड़कर गंदे नाले में फेंक दिया। अयान ने पूछा कि क्या जेन हाई के घर में वे भूतिया चीजें उसने रखी थी। जियान होंगजी ने इस बात का कड़ा विरोध किया और पुलिस को बताया कि जेन हाई को किन होंग के भूत ने मारा होगा। सेगमेंट 4। कल उसने बहुत डरते हुए जियान होंगजी से कहा कि किन होंग का भूत उसका पीछा कर रहा है और उसने उसे मरने से पहले की खून से सनी लाल ड्रेस पहने देखा। सेगमेंट 5। पहले जियान होंगजी ने किन होंग की पहचान छुपाने के लिए उसके सारे कपड़े कूड़ेदान में फेंक दिए थे। अब जब वो ड्रेस जेन हाई के घर में मिली, जियान होंगजी को यकीन है कि यह सब किन होंग के भूत का काम है। सेगमेंट 6। उसकी अजीबोगरीब हरकतें देखकर अयान को भूत प्रेत पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने सोचा कि जेन हाई के घर में ठहरी महिला और 9 तारीख की रात अकेले वू फैंग से मिलने वाली महिला शायद कोई किन होंग की मदद कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि यह मृतक की बहन या परिवार का कोई सदस्य हो सकता है जो बदला लेना चाहता हो। सेगमेंट 7। पास खड़े ओल्ड चेन ने भी उसकी बात से सहमति जताई। सेगमेंट 8। इस महिला की पहचान जल्द से जल्द पता करने के लिए ओल्ड चेन ने जिंग युआन को किन होंग के माता पिता से पूछताछ करने के लिए भेजा, लेकिन जब उसके पिता को ये बात पता चली तो वह अचानक घबरा गए। दोनों बुजुर्गों ने काफी सोचने के बाद धीरे धीरे कहा, असल में चिन होंग उनके अपने बच्चे नहीं थे, बल्कि कई साल पहले हांगसिन वेलफेयर होम से गोद लिए गए थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि चिन होंग को पता चले। मानसिक बोझ, इसलिए उन्होंने इस रहस्य को दिल में छुपा लिया। सुराग मिलने के बाद जिंग युआन पते के अनुसार इस वेलफेयर होम पहुंचे। जांच के बाद उन्होंने पाया कि चिन होंग की एक जुड़वा बहन भी थी और उसे भी उसी शहर के किसी व्यक्ति ने गोद लिया था। फिर ओल्ड चेन ने तुरंत इस लड़की की जांच शुरू की और पाया कि उसके पालक माता पिता ने उसका नाम झांग यू रखा था और वो वर्तमान में एक हुआडोंग विश्वविद्यालय की मनोविज्ञान की छात्रा है। और जब ओल्ड चेन ने चिन होंग के घर की फिर से तलाशी ली तो उन्होंने सोफे के नीचे एक डायरी पाई, जिसमें चिन होंग और झांग यू की शुरुआत की हैरानी से लेकर बाद में एक दूसरे के साथ बिताए समय का विवरण था। इन सुरागों को मिलाकर ओल्ड चेन का मानना है कि जेन हाई को डराने वाला व्यक्ति शायद झांग यू ही है, लेकिन फिलहाल उनके पास ठोस सबूत मिलने पर ही झांग यू को दोषी ठहराया जा सकता है। अयन ने जेन हाई के घर में भी चलाया, उस सीडी का विश्लेषण किया, पाया कि उसमें की संगीत में मिला हुआ था कुछ हिप्नोटिक गाने और सतह भी विशेष उपकरण से प्रोसेस की गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि शहर में सीडी बनाने की जगह केवल हुआडोंग यूनिवर्सिटी की प्रयोगशाला है, इसलिए अयन मानते हैं
झांग यू, जो इस कॉलेज के छात्र हैं, आसानी से प्रयोगशाला में आ जा सकते हैं। सबूत जल्दी से खोजने के लिए अयन स्कूल गए, प्रयोगशाला की निगरानी की जांच की और पाया कि झांग यू ने बिना किसी के समय पर चुपचाप उपकरण का उपयोग करके वो सीडी बनाए। लगता है कि वही हत्या का जेंग हाई का कातिल उसे पुलिस स्टेशन ले गया। बाद में सबको ये देखकर हैरानी हुई, महिला असल में झांग यू नहीं थी, बल्कि वो जिसे वो मरा हुआ समझ रहे थे वो थी चिन होन। असल में जब वो दोनों मिले तब से बहन बहुत दुखी थी कि इतने सालों से कंपनी में उसके साथ क्या हुआ। इसलिए झांग यू ने चिन होन की मदद के लिए जियान होंगजी के अपराधों को उजागर करने के लिए पहचान बदलने का प्रस्ताव दिया। इस तरह झांग यू चिन होन के नाम से वान ग्रुप में काम करने लगी, लेकिन इस प्रक्रिया में बिना कुछ जाने झांग यू को जेंग हाई ने मार डाला और चिन होन ने सब कुछ जल्दी खत्म करने के लिए जोखिम उठाया। वू फैंग को सुराग दिए और भूत बनकर जेंग हाई को आत्महत्या के लिए मजबूर किया।